तो हम बात कर रहे थे एसिंक्रोनस की। सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में लिखने के दो तरीके होते हैं, एक होता है प्रॉमिसेस, ये प्रॉमिस है, यहाँ भी आपको देन दिखे, डॉट कैच दिखे, ये क्या है? प्रॉमिस। इसको हम कहते हैं प्रॉमिस। ये एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लिखने का एक तरीका है। अबे यार ये पाइथन लिख रहा हूँ फिर। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, ठीक है। मेथड 1, तो पहला मेथड है, इसको हम कहते हैं प्रॉमिस, ठीक है। इसकी पहचान क्या है? डॉट देन डॉट कैच, कि भाई जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो, जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो, अगर सक्सेसफुल हो तो क्या चला? डॉट देन। अगर फेल हो तो क्या चला? डॉट कैच। उसका दूसरा तरीका क्या होता है? मेथड 2 इसका क्या है? async फंक्शन, ठीक है। अब ये कैसे लिखा जाता है? वो बड़ा आसान है। इसमें आप क्या करते हैं, आप सिंपल अपना फंक्शन बनाते हैं, टाइम टेकिंग फंक्शन, ठीक है। आप सिंपल जैसे आप नॉर्मली फंक्शन बनाते हैं, आपने फंक्शन बनाया और var I is less than नहीं, इसको चलाते नहीं, मैं दिखाने के लिए, ये बहुत बहुत मसले वाला फंक्शन है। तो console डॉट लॉग आई, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया, इसको फिलहाल मिटा देते हैं, रहने देते हैं इसको, ये कर लेते हैं। तो ये क्या होगा? अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, जब आपकी जावास्क्रिप्ट ये कोड करना शुरू करेगी तो सबसे पहले कौन सी लाइन करेगी? 1, फिर कौन सी करेगी? 2, फिर ये वाली 4, तो नीचे वाली फिर कौन सी लाइन उसको बोली? 12। अब 12 लाइन में वो क्या कहता है? इस फंक्शन को चला दो। अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है? 12 से लेकर 18 तक, तो एक बहुत बड़ा फंक्शन है, इसमें मिलियंस ऑफ वो आइटरेशंस है, उसको चला, उसको हम एग्जीक्यूट कर रहा है। जावास्क्रिप्ट फंसी हुई है, जब तक वो ये काम नहीं कंप्लीट करती वो नीचे नहीं जा सकती, ये मसला है। नीचे ना जाने का मतलब है कि हमारा कोड नहीं चलेगा, वो रुक जाएगा। तो ये मसला आया जब प्रोग्रामर, जो PS6 बेसिकली जावास्क्रिप्ट के जो डेवलपमेंट कंपनी है, उन्होंने एक सिंपल तरीका निकाला। उन्होंने बोला कि भाई तुम एक काम करो, इसके सामने लिख दो एसिंक, ठीक है, और जो भी तुम इसकी बेसिकली कॉल बैक फंक्शन होता है, और यहां पे आप इसको लगा दो और ये हमारा है ये देख, हाँ अभी देखो ये इसको क्या होगा, ये आपको बता रहे हैं कौन सा फंक्शन है, एसिंक्रोनस फंक्शन है, ठीक है। अब जब जावास्क्रिप्ट में ये कीवर्ड जावास्क्रिप्ट में पढ़ा ना, तो यहाँ पे 12 पे आएगी, ये फंक्शन बनाएगी, यहाँ पे फंक्शन चला देगी, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन चला देगी, लेकिन अब वो यहाँ पे रुकेगी नहीं, तो कहेगी चलो ये कि तुम चलते रहो, वो नीचे और प्रोसेस नीचे बढ़ जाएगा, ये वाला काम हो जाएगा। जब ये वाला प्रोसेस कंप्लीट होगा तो इसका आउटपुट जो है वो दोबारा से प्रिंट आउट हो जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास जो प्रोसेसर होते हैं वो मल्टी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी रखते हैं। अगर आप इसको देखेंगे
तो अगर आप इस प्रोसेसेस को देखें तो कितने सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सारे प्रोसेस पैरेलल में चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विंडोज पहले एक प्रोसेस चला रही है, जब तक वो खत्म नहीं हो रहा इंतजार कर रही है, फिर दूसरा प्रोसेस चला रही है, जब तक वो खत्म नहीं होता इंतजार कर रही है। नहीं, ये सारे प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं, एक साथ प्रोसेसिंग हो रही है, एक साथ इनका रिजल्ट जनरेट होता है। इसको हम क्या कहते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग। क्योंकि आपके प्रोसेसर बहुत पावरफुल है आजकल के, तो उसमें हमें क्या मिलती है, मल्टी प्रोसेसिंग के एक साथ मल्टीपल प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। तो इस चीज का फायदा उठाते हैं हम एसिंक एवेट फंक्शंस में। हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं कि इसको तुम मल्टीपल पैरेलल प्रोसेसिंग में ले जाओ, जब तक इसका वो कंप्लीट नहीं होता, इसको फिर उसका मुझे जवाब दे देना, मैं इसको एग्जीक्यूट करा दूंगा। ये आपकी क्या होती है, एसिंक प्रोग्रामिंग। लेकिन नॉर्मली आप इसको ज्यादा इस्तेमाल करते नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा यूज आ जाता है तो आप यूज कर लेते हैं। नॉर्मली ये इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा जो आपको दिखता है वो एपीआई में मिलता है। लेकिन एपीआई में आपको ये चीज सारी बनी बनाई मिल जाती है, कैसे, एक्सीओस के थ्रू। जब आप एक्सीओस इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये क्या बना हुआ है, प्रॉमिस। प्रॉमिस एसिंक एवेट का एक दूसरा किस्म है। अगर आप गूगल पे भी जाके इसको आप सर्च करेंगे तो बड़ा आसान है। तो यहाँ पर ये आपको एक्चुअली बताएगा कि आप अपना अपना प्रॉमिस कैसे बना सकते हैं। तो ये वाला जो फंक्शन है ये आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे, यहाँ एक्सीओस में आपको दिख क्या रहा है, डॉट देन और डॉट कैच। मतलब एक्सीओस की लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा फंक्शन लिखा है। तो यहाँ पे देखो क्या बना रहा हूँ, प्रॉमिस, और इसको पास कर रहा है कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो ये सारा है आपका एसिंक का टाइप। आजकल जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो ये वाला तरीका इस्तेमाल होता है, इसको हम प्रॉमिस कहते हैं। प्रॉमिस में खास बात ये है कि आपको डॉट देन और डॉट कैच अलग अलग मिल जाता है, ठीक है। और ये एसिंक एवेट वाला तरीका है, इसमें भी आपको खुद बनाना पड़ता है। अगर फेल हो तो क्या करो, अगर पास हो तो क्या करो। ये वाला काम आपको प्रॉमिस खुद ब खुद बना के दे देता है डॉट देन और डॉट कैच से। ये आपकी एसिंक प्रोग्रामिंग है। मजे की बात है, आप इसको ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ। अब जरा हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले दोबारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई की तरफ जाते हैं। कॉन्टेक्स्ट एपीआई को हमने बार बार देखा कि इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा ही है। तभी मैंने कहा था कि इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी एप्लीकेशन में एक दफा ही लिखा जाता है, ठीक है। और आप इसको यहाँ पे गूगल से आप सर्च कर लें रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ठीक है। तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो इसने बिल्कुल वही काम किया हुआ है जो हम करते हैं, ठीक है। इसने पहले वही काम किया है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और उसके बाद ये क्या कर रहा है, कंपोनेंट बना रहा है जैसे हम बनाते हैं। और उसमें हम लोग क्या पास कर रहे हैं, प्रोवाइडर, जो कि हमने यहां भी दिया है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप इसको यहां से कहीं से उठा के कर लें, या आप इसको यहां से कोई गूगल से इसको उठा लें, और यहां पे वो आपको यूज करना भी सिखा रहा है। दोनों आपके तरीके हैं। मसला ये नहीं है कि ये इस्तेमाल कैसे होता है, मसला ये है कि आपको इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। आपको इसको करना कैसे है ये आपको मिल जाएगा गूगल से भी, ये वाली फाइल से भी, ठीक है। तो
हम क्या करते हैं कि अभी हम इसका किसी तरीके में इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें थोड़ा पता लगे कि हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि ये टोटल कॉपी कर लेते हैं एज इट इज, और उसकी लाइन बाय लाइन थोड़ा देखते हैं कि कर क्या रहा है। और हम आते हैं इधर, भी हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है, इसको हमें कहाँ बनाना चाहिए, क्या बनाए इसको, यहाँ पे हम एसआरसी के अंदर हम एक और फोल्डर बनाएंगे, इसका नाम क्या रखेंगे, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लोग एक बनाते हैं कंपोनेंट्स में ज्यादातर जो आपके व्यू होता है, जो आपको चीजें दिखती हैं वो आती हैं। ये तो आपका व्यू नहीं है, यहाँ पे आपको कोई भी चीज व्यू हो रही है, तो यहाँ पे हमें इसलिए इसको नहीं बनाना चाहिए। तो डेटा कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस, और इसको यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि पहली लाइन में ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट और यूज स्टेट कंपेयर कर रहा है। यूज स्टेट को थोड़ी देर में देखते हैं, वो हुक्स का पार्ट है, और ये रिएक्ट सम उठा रहे हैं। दूसरे में हम एक एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी वाली एक्सपोर्ट है, ये एक्सपोर्ट कौन सी वाली है, कैसे, क्या नहीं, ये कौन सी एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट याद है, एक्सपोर्ट याद है, क्या करता है एक्सपोर्ट, एक जगह से कोई चीज एक्सपोर्ट होगी तो दूसरी जगह पे इंपोर्ट होगी। चाइना से कोई माल निकलेगा तो पाकिस्तान आएगा, सही है जी। अब एक्सपोर्ट दो तरह की थी, एक नेम एक्सपोर्ट थी, दूसरी डिफॉल्ट। नेम में ये होता है, ये ऊपर आपको दिख रहा है, इसमें से नेम कौन कौन सी है, ये, और डिफॉल्ट कौन सी है, ये। तो डिफॉल्ट होती है, उसके अगेंस्ट कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती। उसका क्या मतलब होता है कि आप रिएक्ट की जगह एबीसी कुछ भी करेंगे और उसको एबीसी को इस्तेमाल करेंगे तो उसके पीछे क्या आ रहा है, रिएक्ट, क्योंकि वो कौन सी एक्सपोर्ट हुई है, डिफॉल्ट। तो आप उसका नाम यहीं पे बदल सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो ब्राउजर राउटर जो होता है ना, राउटर का जो पहला वाला एक्सपोर्ट होता है, ब्राउजर राउटर, उसको नॉर्मली लोग कैसे लिखते हैं, ब्राउजर राउटर एज राउटर, उसका नाम बदलते हैं, ठीक है। उसका नाम लेकिन कहाँ बदलते हैं, यहाँ पे, तो जैसे एज राउटर वैसे लिखते हैं उसका नाम बदलने के लिए। लेकिन ये नाम बदलना यहाँ पे बड़ा आसान है, डिफॉल्ट में डायरेक्ट नाम बदल दोगे, लेकिन आपका एक काम करेगा, इसके बजाय अगर आप इसका नाम बदलोगे तो क्या होगा, एरर आएगा कि ये वाला जो एक्सपोर्ट है ये मुझे मिला ही नहीं रिएक्ट में, समझ रहे हैं। आप इनका नाम भी बदल सकते हो और आप इसका नाम बदल सकते हो। आप किसका नाम बदल सकते हो, डिफॉल्ट का, और जिसका नहीं बदल सकते नेम एक्सपोर्ट। और आपको पता कैसे लगता है कि वो नेम देके डिफॉल्ट है, आगे डिफॉल्ट का लफ्ज नहीं हो तो वो नेम है, डिफॉल्ट हो तो वो डिफॉल्ट है, अगर सबसे नीचे याद हो डिफॉल्ट लिखा है तो वो डिफॉल्ट है। सिंपल सा आंसर था। हाँ, डिफॉल्ट एक ही होता है, पूरे पेज में डिफॉल्ट एक होता है, नेम एक से ज्यादा होते हैं। तो उसको पता है कि डिफॉल्ट एक ही है और वही है। नहीं, आप नीचे, मैंने यहाँ पे नीचे से लिखा है, क्योंकि उसको पता है कि पूरे पेज में एक ही डिफॉल्ट आएगा। नहीं, ये क्या था
हाँ, तो उस फाइल में वैसा ही वो जो देखें वो की फाइल में आप कह रहे हैं जो दफा इम्पोर्ट कर आगे देखिए क्या कहना क्या चाह रहा है। तो आगे चलो मुझे एक सवाल है, कोई मसला बड़ी आ जाए आ जाए तो कोई मसला बड़ी है। तो तुम देखो, तुम कह रहे हो कि भाई ये इम्पोर्ट है रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। अब मैंने ये कहाँ से रिएक्ट इस लाइब्रेरी से मैं इम्पोर्ट करवा रहा हूँ रिएक्ट, वो कौन सी इम्पोर्ट है, डिफॉल्ट है। अब मैं अगर इसको लिखता हूँ ABC, तो अभी भी इसको पता है कि मैं क्या मंगवा रहा हूँ रिएक्ट, ठीक है। इससे क्योंकि वो डिफॉल्ट है तो इससे आउट एक्सपोर्ट एक ही होगी और वो एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होगी। अब दो नहीं कर सकते। अब समझने की बात ये आप ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ पे आप तो क्या देगा एरर, क्योंकि एरर दे रहा है कि आपने दो डिफॉल्ट कर दिए फाइल से। अब इसको कैसे पता लगेगा आपने वो वाली इंपोर्ट करानी है कि पहली वाली, पूरी फाइल से एक ही एक्सपोर्ट होगा डिफॉल्ट के बेसिस पे। नेम आप एक से ज्यादा करा सकते हो क्योंकि वो आप उसका नाम एज इट इज रखोगे, डिफॉल्ट एक ही होगी। तो आप इसको जहां भी इंपोर्ट कराओगे, जिस भी नाम से इंपोर्ट कराओगे, उसको पता है कि आप कौन सा करवा रहे हो डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट यही वाला पैकेज आएगा, सही है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो अभी शर्मा रहे तो क्लास के बाद आगे मुझे करके दिखा देना, ठीक है। तो इसको हम फिलहाल डिलीट करते हैं। तो ये थोड़ा सा था नेम्ड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और डिफॉल्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इस पर हमारी पूरी क्लास हुई थी और हमने बाकायदा करके भी दिखाया था कि एक्सपोर्ट ऐसे होता है, इंपोर्ट ऐसे होता है, ठीक है। अभी आपका समझना एक तरह से रिमाइंड कराया ये कैसे कैसे हो रहा है। तो हम बात कर रहे थे कॉन्टेक्स्ट की। तो यार ये बताओ कॉन्टेक्स्ट होता क्यों है, तो कॉन्टेक्स्ट होता क्यों है, कैसे डिफाइन करते हैं, सिर्फ समझ कॉन्टेक्स्ट होता है कॉन्टेक्स्ट इसको थोड़ा आइडिया तो लगाओ, पता लगाओ नेक्स्ट क्यों होता है। इनके जवाब सबसे परफेक्ट है। इन्होंने बिल्कुल टिपिकल वही बात की है कि जो एक्चुअली है। कॉन्टेक्स्ट हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं अगर आपको याद हो कि ये मेरा नेव बार का कंपोनेंट है, ठीक है। और ये नेव बार का कंपोनेंट कहाँ कॉल हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट करें app.js में। मैं यहाँ नेव बार के कंपोनेंट में यहाँ पे इसको मैं कोई डेटा पास करता हूँ, ठीक है। नेम अब ये हमारा जो ये प्रॉप है ये आपको याद है तो जब हम किसी कंपोनेंट को यहाँ पे डेटा पास करते हैं तो ये किसको क्या कहलाता है, प्रॉप्स। ये हमें मिलता कहाँ पर है, ये हमें मिलता है यहाँ पर उसका कॉन्टेक्ट उस कंपोनेंट की बॉडी में। तो होता क्या है कि फर्ज करें कि उसको मिटाते हैं फिलहाल, मेरा डेटा जो आ रहा है फर्ज करें वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। डेटा कहाँ पे आ रहा है, इस फाइल में।
मुझे वो पहुंचाना है, ये हमारा जो मेज बार है यहाँ पे। अब मुझे करना क्या पड़ेगा, मैं इस ऐप को दूंगा डेटा, ठीक है। इसको मैंने नेम को इधर इधर मैंने डेटा पास कर दिया, बेसिकली एरर क्यों दिखा रहे हैं कि हमने इसको जावास्क्रिप्ट में नहीं लेके गए। तो मैं इधर डेटा पास कर रहा हूँ, कहाँ पे, कौन से कंपोनेंट पे, app.js पे। ये डेटा मुझे कहाँ मिलेगा, प्रॉप्स में। अब मैं ये डेटा आगे कैसे ले जाऊंगा, ये मेरा लेआउट, सही है। मुझे पता है कि आपके प्रॉप्स में एक डेटा आ रहा है, जिस वेरिएबल किसमें आएगा, वो वेरिएबल आएगा प्रॉप्स डॉट डेटा। फिर हमें पता है कि यहाँ पे मैं जो चीज लिखूंगा वो प्रॉप्स डॉट करके आएगी, प्रॉप्स के ऑब्जेक्ट में आएगी। ये बात मैंने अलग अलग करके दिखाई थी, प्रिंट आउट कॉन्सोल लॉग करके दिखाया था कि प्रॉप्स कैसे पास होता है। तो अगर मैं app.js में गया तो प्रॉप्स डॉट डेटा मुझे यहाँ रिसीव होगा। अब ये प्रॉप्स डॉट डेटा मैंने कहाँ पास किया है, लेआउट में। अब ये लेआउट में डेटा पास हुआ है प्रॉप्स डॉट डेटा। अब हम लेआउट में चलते हैं। अब मुझे यहाँ पे डेटा कहाँ पे मिलेगा, अब मुझे ये पास करना है नेटबार में, तो फिर यहाँ होगा प्रॉप्स डॉट डेटा। अब हम नेटबार में चलते हैं। अब मुझे यहाँ पे मिल जाएगा अब डेटा शुरू कहां से हुआ, इंडेक्स से। इंडेक्स से होता हुआ ऐप पे आया, ऐप से होता हुआ लेआउट में आया, लेआउट से होता हुआ नेटबार में आया, और फाइनली हमारे पास यहाँ पहुंच गया। मुझे पहुंचाना नेटबार में था, और मुझे डेटा किसी वजह से, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि मुझे मिल रहा था index.js में, किसी भी वजह से मेरे पास डेटा index.js में जनरेट हो रहा था, और मुझे पहुंचाना नेटबार के पास था। तो मैं वही कैसे पहुंचा के आया, नेटबार के पेरेंट, उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉप्स बिलिंग। उसको हम प्रॉप्स बिलिंग कहते हैं कि सबसे टॉप उसका चाइल्ड फिर फाइनली उसका चाइल्ड। अगर फर्ज करें कि नेटबार के भी 3-4 और कंपोनेंट होते हैं, तो मैं उसके चाइल्ड फिर उसकी चाइल्ड ऐसे चलता चला जाता है जब तक मुझे अपना रिक्वायर्ड चाइल्ड में ना पहुंचता। अब देखिए आप कर क्या रहे हैं, आप अपनी जानबूझ के बिला फजूल में अपनी वेबसाइट को हैवी कर रहे हैं, क्योंकि आप जितने वेरिएबल्स बनाते हैं आप बेसिकली डेटा खर्च कर रहे हैं, आप डिस्क स्पेस खर्च कर रहे हैं। तो ये प्रोसेसिंग में आपका टाइम बढ़ाएगा। अभी तो बहुत सिंपल है, जैसे कि आपने एपीआई इस्तेमाल की है, वो एपीआई में वो 1000 प्रोडक्ट्स आती हैं। सच में आप index.js से 1000 प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं app.js में, फिर उसके बाद layout.js में, फिर उसके बाद navbar.js में, फिर उसके बाद उसकी किसी चाइल्ड में, तो हर बार वो नया वेरिएबल बन रहा है, उस नए वेरिएबल में वो 1000 प्रोडक्ट्स सेव हो रही है, फिर आगे बढ़ रही है। तो ये डेटा जो आपको बार बार सेव हो रहा है फजील में, हालांकि मुझे चाहिए कहाँ था, वो उसके आपको नेटबार में। तो ये तो कोई अच्छा तरीका नहीं हुआ, तो मैं सबको इस्तेमाल, और कोई मेरे पास तरीका ही नहीं है। इसके लिए हमारे पास क्या आता है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई। कॉन्टेक्स्ट एपीआई में आप क्या करते हो कि आप कहते हो कि डेटा जनरेट, डेटा जो आए वो कहां से आए, पहले भेजो डेटा कॉन्टेक्स्ट एपीआई में। समझ लेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई एक बीच का कंपोनेंट है जो सबके पास जिसका एक्सेस है। सारे कंपोनेंट्स कॉन्टेक्स्ट एपीआई को डेटा भेज भी सकते हैं, उससे डेटा दे भी सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ये बीच में सेंट्रल पॉइंट हो गया। तो अब index.js में अगर डेटा जनरेट हो रहा है तो index.js किसको भेजेगा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई को। कॉन्टेक्स्ट एपीआई से कौन ले लेगा, नेटबार। बीच में सारे स्टेप स्किप हो गए। आपका सिर्फ एक दफा डेटा सेव हुआ कॉन्टेक्स्ट.एपीआई में, कॉन्टेक्स्ट एपीआई में, इसको कॉन्टेक्स्ट एपीआई कहते हैं, इसका नाम है, जैसे कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट ही है और कुछ भी नहीं है।
एक सिंपल कंपोनेंट है जो बीच में सबसे ज्यादा एक्सेस कर रहा है। ठीक है, आप इसको देखें जरा तो ये पूरा एक, ये क्या है, पूरा कंपोनेंट ही है, बिल्कुल वैसे ही फंक्शन बना हुआ है, बिल्कुल वैसे ही रिटर्न बना हुआ है। ये एक सिंपल कंपोनेंट है जो सब इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए जो डेटा का सारा जो निजाम है आपका बहुत एक सेट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें दो चीजें इस्तेमाल होती हैं, एक तो रिएक्ट हुक्स। अब रिएक्ट हुक्स सिर्फ यूज स्टेट नहीं है, क्योंकि आपने यूज स्टेट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया है तो आपके दिमाग में हुक्स सिर्फ यूज स्टेट के नाम से आता है। यूज स्टेट सिर्फ एक रिएक्ट हुक नहीं है। यहां पे अगर आप देखें तो ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट भी एक हुक है। क्यों? क्योंकि ये कहां से इंपोर्ट हो रहा है, रिएक्ट से। यूज स्टेट, यूज कॉन्टेक्स्ट, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद था एक यूज इफेक्ट। ये चार सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हुक्स हैं। इसके अलावा अगर आप रिएक्ट राउटर डोम देखें तो रिएक्ट राउटर डोम में नेविगेट, राउट और लिंक, ये तीन हुक है। समझ गए? तो हुक्स बहुत ज्यादा है, इसका सिर्फ अपनी अपनी जगह पे इस्तेमाल है। अब यहाँ पर दो आपके इस्तेमाल होंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई में। एक आपका है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, जिससे आपको कॉन्टेक्स्ट बनेगा। दूसरा है यूज कॉन्टेक्स्ट, जहां पे आपको कॉन्टेक्स्ट चाहिए। आप समझ रहे हैं? अब यहां पे देखिए क्या इस्तेमाल किया हुआ है इसने। इसने सबसे पहले क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लिया। चलो जी, तो इसने सबसे पहले क्या किया, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, एक कॉन्टेक्स्ट बनाया, एक हुक के जरिए बनाया। मतलब रिएक्ट को इसने बताया कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, एक कॉन्टेक्स्ट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसने एक कंपोनेंट बनाया, उसका नाम क्या रखा, ये आपकी मर्जी है, सही है, ये आप कुछ भी नाम रख सकते हो, लेकिन ये कन्वेंशन है कि जो कॉन्टेक्स्ट का नाम होता है उसके आगे हम क्या लगा देते हैं, प्रोवाइडर। ठीक है, क्योंकि वो डेटा देगा, अभी इसको कह रहे हैं प्रोवाइडर, इससे डेटा लिया जाएगा, तो ये प्रोवाइडर है। ठीक है, तो यहां पर हमेशा इसके प्रॉप्स में आपको क्या मिलेगा, चिल्ड्रन। ये इस कंपोनेंट का क्या है, प्रॉप्स है, और इसके प्रॉप्स से मैं क्या ले रहा हूं, चिल्ड्रन। इसका मतलब है कि जो कंपोनेंट इसको इस्तेमाल करेगा वो आपको यहां पे मिल जाएगा। तो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे जब इसका यूज कॉन्टेक्स्ट होगा। ठीक है, तो यहां पे ये वाली चीज तो आपको पता होनी चाहिए। ये तो क्या हो रहा है, एक सिंपल यूज स्टेट बन रहा है जिसके अंदर हमने एक वेरिएबल बना दिया किस नाम का, और वो हमने यहां पे वैल्यू में पास करा दिया। ठीक है, ये कहां से आ रहा है, और कॉन्टेक्स्ट कहां से आ रहा है, ये कहां से आया, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, कहां पे, कहां पे, बोलो, ये क्या है, ये रिएक्ट हुक है। ठीक है, यहां पे हम एक वेरिएबल बना रहे हैं, उसका नाम क्या है, ऑथ कॉन्टेक्स्ट, जिसको हमने बराबर में कर दिया इस फंक्शन के। ये रिएक्ट हुक क्या है, ये एक सिंपल फंक्शन है। ये फंक्शन आपको एक कंपोनेंट आउटपुट देता है। इस कंपोनेंट को हमने कहा इस्तेमाल किया हुआ है, यहाँ पे ऑथ कॉन्टेक्स्ट और प्रोवाइडर। याद रहे ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये कंपोनेंट हमने बनाया है और ये कंपोनेंट हमें रिएक्ट ने दिया है। सही है, तभी मैं कह रहा था कि भाई ज्यादा दिमाग नहीं लगा, इसको डिब्बे छाड़ दो। दिमाग में कौन सी चीज रखनी है कि डेटा कहां से आ रहा है। इस वक्त मेरा डेटा कहां से आ रहा है, यहां से। तो
ये आपको बस ये याद रखना चाहिए कि भाई जो आपको डेटा पास कराना है ना, वो डेटा पास होगा वो कहाँ पे होगा, वैल्यू में। ठीक है, अभी मैं क्या पास करा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पास करा रहा हूँ और उस ऑब्जेक्ट में दो वैल्यूज हैं, एक ऑथ और एक, ये दो वैल्यूज कहाँ से आ रही है, यहाँ से चाहिए। अच्छा, अभी यहाँ पे अगर हम इसको पहले इसको थोड़ा चला के देखते हैं, इसकी इनिशियल वैल्यू हम दे देते हैं अभी ये हमारा ऑथ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये हमारा है डेटा कॉन्टेक्स्ट, लेकिन चलो इसका नाम ही बदल देना, नाम क्या हो जाएगा, कौन सी, यार मसला ये कि कन्वेंशन है कि ये आप एक कंपोनेंट वहां से मंगवा रहे हो, ये कंपोनेंट आप खुद बना रहे हो, तो इसको अपने कंप्यूटर में अपने सामने रख के एक एक लाइन पढ़ना, समझ आ जाएगा कौन सा अलग है कौन सा सेम है। ठीक है, इसको सबसे अच्छा तरीका है कि इसको डबल क्लिक करके कॉपी पेस्ट करो तो आपको बताएगा कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, अब ये और ये डिफरेंट है। अब चलो आप एक काम कर लो, कस्टम कॉन्टेक्स्ट, अब आप इसको डिफॉल्ट में एक्सपोर्ट करा, तो ये कस्टम कॉन्टेक्स्ट डिफॉल्ट में एक्सपोर्ट है। अब मेन एक्सपोर्ट हमारी क्या है, ऑथ कॉन्टेक्स्ट, और ये कहाँ पे यूज हो रहा है, इस कस्टम कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अब तो वैल्यू चेंज है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्टेक्स्ट है, ये ऐसे ही बनता है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी डेटा कहाँ से आ रही है और कैसे जा रही है, बस। इसको मसला ये है कि आपने घर पे ट्राई नहीं किया होगा, प्रॉब्लम सारी ये है। आप इसको देख के कॉपी करके अगर आप इसका डेटा यूज करके देख लेते ना, तो आपको पता चल जाता है कि करता क्या है। डेटा ये रहा ना, यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो अभी जो ऑथ का वेरिएबल है ये यहाँ पे पास हुआ है, तो ये इसके अंदर कौन सा डेटा है। अब यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की जगह पे पूरा पूरा एपीआई का रिस्पांस दे दो, आपकी मर्जी है, ये भी आप कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको कहता हूँ इंपोर्ट एक्सियस, एक मिनट, एक्सिस, और यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ एक्सिस डॉट गेट, और वो यूआरएल क्या थी, GitHub वाली। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पे पास कर लिया, यहाँ पे मैंने बोल दिया डॉट वैन, डॉट वैन सेट ऑफ ये बात समझ आ रही है। अब मैंने क्या किया, मैंने वहीं पे, ये भी हम कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही है, ये हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले यूज स्टेट को एक वेरिएबल बना दिया। सबसे पहले उस वेरिएबल की क्या वैल्यू होगी, हेलो वर्ल्ड के बाद ये एरर क्या बताइए, जब ये एपीआई चल जाएगी और इसका जवाब आ जाएगा
तो ये रिस्पॉन्स सेट हो जाएगा सेट ऑफ के जरिए इसकी जगह। तो अगर देखा जाए तो ये अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, वरना ये काम खराब होगा। लेकिन चलो अभी इसको देखते हैं। तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट जो है सिंपली क्या रिटर्न कर रहा है अब इस एपीआई का रिस्पॉन्स डेटा। अब वही वाली बात है कि अब इस एपीआई का रिस्पॉन्स आपको जहां भी इस्तेमाल करना है, तो आप एक दफा कॉल करा रहे हो तो आप पूरी एप्लीकेशन में कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो, बजाय इसके कि आप हर पेज पे अलग अलग मंगवाओ। मैं आपको यही बात कह रहा था कि आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई में एक दफा इस डेटा को सारे प्रोडक्ट्स से मंगवाएं। आप सारे प्रोडक्ट्स को मंगवा के इसको अपने यूज स्टेट में सेव करा लें। तो आपको ये कॉन्टेक्स्ट आप इंपोर्ट कराएंगे किसी भी कंपोनेंट में, तो आपके पास पूरा डेटा उस वेरिएबल में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सर्च, जो भी बंदा सर्च कर रहा है उसमें से सर्च में से वो आप चीज उठा लें। ठीक है, और फिल्टर की कमांड लगा दें इस पर, क्योंकि ये क्या आएगा, ये आपके पास आएगा एक एरे। तो इसमें जो आपको वैल्यू आ रही है अभी ऑथ आ रही है, उसको आप डेटा कर लीजिएगा। तो आपको डेटा आ रही है तो डेटा डॉट फिल्टर आप लगा दें, तो आपको डेटा डॉट फिल्टर में क्या मिलेगा, ये पूरा। तो यकीनन आपका प्रोडक्ट टाइटल का कोई इसमें एक वैल्यू होगी, तो आप प्रोडक्ट टाइटल में उस जो बंदे ने लिखा है उसको मैच करा दें। तो मैच कराएंगे कैसे, स्टार्ट विद जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग स्टार्ट विद। ठीक है, तो बेसिकली वो इनका एक सवाल था कि इनको सर्च बॉक्स बनाना है। सही है, इनके पास एपीआई के थ्रू डेटा आता है। अब वो कह रहे थे कि इनको सर्च बनाना है कि जो बंदा सर्च लिखे ना, तो अब जैसे कि अब ये लिख रहे हैं एप्पल या एपी लिख रहे हैं, बस एपी, तो एपी लिखें तो एपी भी आना चाहिए, एप्पल लैपटॉप भी आना चाहिए, एप्पल आईफोन भी आना चाहिए। जिस प्रोडक्ट टाइटल में एपी पहले आता है वो सब दिखनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इनको क्या कह रहा था कि इनको मैं समझा रहा था कि भाई कॉन्टेक्स्ट बनाओ। ठीक है, क्योंकि इनका जो डेटा है वो कहां पर है, एपीआई से आ रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले एपीआई के थ्रू डेटा मंगवा लो। वो आपको पता है कि आपका डेटा कहाँ है, यहाँ पे। सही है, आपने इस कॉन्टेक्स्ट में वो पास करा दिया आपने फिल्टरिंग को, जहां भी आप अभी हम इसको कंज्यूम करेंगे डेटा को, हम चेक करेंगे हम डेटा कैसे चेक कर सकते हैं या कैसे उठा सकते हैं। ठीक है, आपके पास डेटा मिल गया जिस भी कंपोनेंट में आपको चाहिए, जहां पे आपने उस सर्च का वो बनाया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स, आपको उस कंपोनेंट में मिल जाएगा। आप यूज कॉन्टेक्स्ट अभी हम थोड़ी देर में करेंगे, आपको वहीं से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जब आप यूज कॉन्टेक्स्ट कर रहे हैं, वहां पे इस पे फर्ज करें आपको ये मिल गया डेटा, तो आप डेटा पे लगा दें डॉट फिल्टर। तो आपको पता है कि डेटा डॉट फिल्टर में आपको एक कंडीशन देनी होती है। जब आपको कंडीशन ट्रू होगी तो वो प्रोडक्ट न्यू एरे में वो ऐड करता है, अगर वो फॉल्स होगी तो वो ऐड नहीं करता। तो आप सिंपली करेंगे क्या, अब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा आइटम। तो आप आइटम डॉट टाइटल को पहले तो निकालेंगे। ठीक है, तो अब आपको कौन सी स्ट्रिंग मिल गई, आपको उस प्रोडक्ट का नाम मिल गया, लेकिन अब नाम एग्जैक्ट बराबर नहीं हो सकता। तो लिखता है एपी, अब आप एप्पल की चीज को बराबर करेंगे तो वो बराबर नहीं है, एपी इज नॉट इक्वल टू एप्पल। लेकिन ये सर्च बॉक्स है, और सर्च बॉक्स में क्या होता है, आप थोड़ा लिखिए तो वो सारी प्रोडक्ट्स उसको दिखा दे। तो आप ये वाला कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉट स्टार्ट विद। अब जावास्क्रिप्ट के इस वर्जन पे आप आ जाइएगा, तो आपको क्या कह रहा है, स्टार्ट टेक्स्ट डॉट स्टार्ट विद। तो टेक्स्ट डॉट स्टार्ट विद में आप हेलो लिखते हैं तो आपको ये क्या रिटर्न कर देगा, क्या जो भी आप, हाँ इनपुट की वैल्यू आपने उन्होंने उठाई हुई है ना, यू डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, आप वो यहाँ पे हेलो की जगह वो पुट कर देंगे। सही है, तो होगा क्या, अगर ये स्टार्ट विद इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, अगर ये स्टार्ट विद फॉर एग्जाम्पल 80 ये इक्वल हो जाएगा तो इसका आंसर कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, तो आएगा वो ट्रू है, तो ट्रू की वैल्यू है, वैसे ये रिटर्न होगा।
ठीक है, तो ये अगर कुछ ना कुछ आती है तो ये प्रोडक्ट का नाम आउटपुट कर देता है। और आपको पता है कि कोई भी चीज का आउटपुट आए तो वो ट्रू होता है। अगर आप बूलियन वैल्यू में ये पता है आपको की वैल्यूज और ये पता है यार, ये नहीं करो कि तुम लोग ब्लॉकचेन वालों को तो ये करना चाहिए। सर बेसिकली आप उसका कोड कॉपी कर रहे हो, ये उसको बता के कर रहे हो, उससे पता चलता है आप ही की वो गिटहब पे वो सेव हो जाता है आप ही के नाम के अंदर, बट उसका एक रेफरेंस हुआ हुआ होता है कि तुमने उसका फॉल्ट किया, ऊपर लिखा हुआ होता है फॉल्ट का, लेकिन वो कंप्लीटली आपका कोड बन जाता है। तो ऊपर लिखा हुआ होता है फॉल्ट बार। ये एथिकल वे है किसी का कोड दिखाने पे, ये एथिकल है, ये आपको अलाउड है। वो बंदा खुश होता है कि इन्होंने फॉल्ट किया है, तो ऊपर उसका आ जाता है कि इतनी ओरिजिनल लोगों ने इसका प्रोजेक्ट जो है वो फॉल्ट किया हुआ। तो आपकी गिटहब पे आ जाए कंप्लीटली आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा, लेकिन ऊपर रेफरेंस लिखा हुआ होगा कि इस मेजर प्रोजेक्ट के का फर्क है। उसके बाद इसमें आप जो भी चेंजिंग कर लें, ठीक है। मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ ABC है, सर ये पाइथन वाला थोड़ा मसला आ गया दोबारा। ये लाइन किसी को समझ आ रही है? भाई जो ब्लॉकचेन वाले हैं भाई वो तो तुम गौर से देखो, तुमने वैसे की तैसी भाई क्यों आ रहा है, ये सबसे यही तो सवाल है, क्यों आ रहा है? ठीक है, हमारे पास स्ट्रिंग है, एक हमारे पास ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर एंड, उसके साथ हमारे पास एक बूलियन वैल्यू है। क्या बात है, जो कुछ है ट्रू, लेकिन इससे आंसर क्या है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, स्ट्रिंग ट्रू है। तो फिर एक काम करते हैं, अब क्या दिखा रहा है? अब क्या हुआ? अब भी तो स्ट्रिंग है, अब भी मैच पूरा फॉर्म दिखाता है। क्या हो जाए इसकी? क्या एक काम करते हैं, इसको हम बदल देते हैं। क्या अब क्या हुआ है? एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है ट्रू वैल्यूज का और फॉल्सी वैल्यूज का, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जावास्क्रिप्ट में अगर आप ट्रू लिखें तो वो ट्रू है, फॉल्स लिखें तो वो फॉल्स है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप कोई भी स्ट्रिंग लिखते हैं उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, इवन उसके अंदर स्पेस है, तो जावास्क्रिप्ट इसको क्या कंसीडर करता है? ट्रू। कोई भी डेटा होगा तो जावास्क्रिप्ट उसको क्या कंसीडर करेगा? ट्रू। उसकी वजह क्या है? ट्रू कब होता है? जब 1 हो। बाइनरी कोड सबने पढ़ा है, बाइनरी कोड में 0 का मतलब होता है फॉल्स, 1 का मतलब होता है ट्रू। ये ऑन एंड ऑफ वाला चक्कर है। तो जरा मुझे बताएं कि ये लेटर्स जब हम लिखते हैं, हमने ए लिखा, हमने बी लिखा, हमने स्पेस बार दिया, इसके अगेंस्ट में कोई कोड होता है बाइनरी का, उसमें 1010 होता है। कुछ भी लिखते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई 10 एक दफा आ जाता है, तो जावास्क्रिप्ट इसको क्या कंसीडर करता है? ट्रू। जब आप बिल्कुल एम्प्टी चीज लिखेंगे, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं देंगे, तो अब क्या है वो? 0। एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब होता है कि 0, उससे कुछ भी नहीं लिखा है, तो जावास्क्रिप्ट इसको क्या कंसीडर करता है? फॉल्स। उस चीज को हम क्या कहते हैं? ट्रूथी वैल्यूज, फॉल्सी वैल्यूज। इसीलिए आपको ये वाली मैं टेक्निक बता रहा हूं। तो हो क्या रहा है यहाँ पे? वैसे मुझे उसको बताना चाहिए ट्रू या फॉल्स, समझ रहे हैं? आपको बताना उसको चाहिए ट्रू या फॉल्स, क्योंकि ये फिल्टर का जो कीवर्ड है ना, ये क्या रिसीव करता है? ट्रू या फॉल्स। ट्रू होगा तो वो वाला आइटम रखेगा,
फॉल्स होगा तो वो डिलीट कर देगा। लेकिन हम नॉर्मली वो नहीं करते, हम नॉर्मली उसको क्या कहते हैं, या तो हम नन फॉरवर्ड करते हैं या फिर हम लोग उसको कोई ना कोई बेसिस पर हम देख लेते हैं इसका जवाब क्या आता है, वैसे मैं भी भूल गया उसको होता क्या है। वैसे हम इसको कहते हैं कुछ फिर यहाँ पे डॉट, यहाँ पे आ रहा है स्टार्ट इज नॉट ए फंक्शन, मैंने कोई स्पेलिंग गलती की, क्या किया? तो क्या रिटर्न कर रहा है, क्योंकि एटी इसमें नहीं है। अगर मैं इसको आगे जाके जो है तो क्या आया, क्या नहीं होगा, अभी ये जो स्टार्ट हो जाए। अब इसका मुझे एक और चीज आपको पता लगी, मुझे पता लगी कि आपको इस पर लेयर भी लगाना पड़ेगा। आप इसको पहले लेयर केस लगाएं, आपका काम होगा तो बनी चलें, आपको 3 लेयर केस लगाना चाहिए इस पे, ठीक है। अब देखिए आप होगा क्या, तो भी ट्रू, पहले आपने देखा इसमें फॉल्स बताया था क्योंकि मैंने उसको कैपिटल ए दे दिया था, सही है। पाइथन में भी यही चीज चाहिए होती है, बंदे का इतना दिमाग चला रहा हो कि कोई एक स्ट्रिंग आ रही हो तो बंदा सोच ले कि इसका मसला कहाँ पे आ सकता है और उसको इस तरीके से वो ट्रीट कर ले, इसी को हम डेवलपमेंट कहते हैं। कि अब ये हमें नहीं पता था हमें इस पर क्या क्या लगाना है, लेकिन हमने इसको ट्राई किया, हमें एक मसला दिखा कि यार अगर बंदा कोई ए पी लिखेगा और अगर यू इधर जो मेरे पास डेटा आ रहा है एप्पल का उसमें ए कैपिटल है तो वो तो मैच करना चाहिए, लेकिन ये मैच नहीं करेगा। तो मैं उसको वहीं पे क्या बता रहा हूँ कि भाई जो भी स्ट्रिंग है उसको सबसे पहले क्या कर दो, लोअर केस कर दो। इसी के साथ साथ जो आप यूजर से डेटा मंगवा रहे हो आप उसको भी क्या कर दोगे, समझ गए। तो आप अब आपके पास श्योरिटी हो गई कि ये दोनों चीजें क्या होंगी, लोअर केस। अब स्टार्ट विद 80, तो ये आपके पास ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू मिलेगी। ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू मिलने के बाद आपके पास var न्यू एरे, इसमें आपकी न्यू एरे सेव हो जाएगी और आप ये न्यू एरे प्रिंट करवा देंगे अपने प्रोडक्ट्स पेज पे, तो आपका सर्च फंक्शन एक्चुअली काम करेगा, समझ रहे हैं। आपका सर्च फंक्शन ऐसे चल जाएगा। वैसे अगर मैं सर्च कर रहा था कि आपकी एपीआई में अगर वो क्वेरी का फंक्शन होता है तो मैं आपको वो मैसेज हो रहा था, वो ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन आपने जो एपीआई इस्तेमाल किया उसके अंदर कोई भी क्वेरी का फंक्शन नहीं है, तो क्वेरी का फंक्शन नहीं है तो आपने क्वेरी का फंक्शन खुद बना लिया, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, वैसे रिकॉर्ड हो गया तो आप इसको देख देख के बना लीजिएगा। क्या तुम्हारे जवाब होते हैं ना हमेशा निराले होते हैं। ये ब्लॉकचेन की क्लास करेगी, मैं इंतजार कर रहा था तुम कुछ बोलो। बंदा बोल रहा है इसमें शादी लिखा है, मतलब तुमने ये इसको तुमने ये इधर लगा दिया अरे तुमने पूरा जंगल लगाया, तुमने शादी दे दिया। चले अब एक काम करते हैं, अभी हमारा कॉन्टेक्स्ट ये बन गया, इसको अब हम यूज करते हैं। अगेन यूज करने का तरीका आपको यहाँ पे बताया गया है, बहुत आसान है। आप अगर याद हो रहा है तो ठीक है, वरना आप इसको कॉपी कर लें, ठीक है। देखो मकसद दोबारा वही है, कॉन्टेक्स्ट मेरी नजर में बार ऐसी चीज नहीं है जो हमें जिसका कॉन्टेक्स्ट साइंटिस्ट याद रखने की जरूरत है, हाँ समझने की जरूरत है वो कैसे काम करता है।
इसलिए उन्होंने बताया कि कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल कब होता है। ठीक है, उन्होंने परफेक्ट जवाब दिया कि जहां पे अगर एक डेटा मुझे बहुत सारे कंपोनेंट्स में देना है, ठीक है कि मैं प्रॉप्स की थ्रू दूँ, लेकिन प्रॉप्स एक प्रॉप के अंदर दूसरा प्रॉप्स को आगे पीछे मसला हो जाएगा, तो हम इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉन्टेक्स्ट। ये चीज समझना जरूरी है। इसको इस्तेमाल करना एक ही बार होता है पूरी एप्लीकेशन में, बार बार इस्तेमाल नहीं करना है तो खामखा है, जिसको याद रख के अपना दिमाग ना खपाए। इस जगह पे मैं जो दिमाग खपाए जहाँ पे खपाना चाहिए, जैसे अगर एक्सियोस को इस्तेमाल करना है तो एक्सियोस को हर जगह पे अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिस तरह की एपीआई है, पोस्ट है, गेट है, जिस तरह का वेरिएबल है, समझ रहे हैं, तो वहां पे ये चीज याद रखने की जरूरत है। अब यूज स्टेट है, यूज स्टेट हर जगह अलग इस्तेमाल होगा, ठीक है। और जो इनका मसला था सर्च क्वेरी, अब वो डेवलपमेंट है, उसमें फिल्टर कैसे इस्तेमाल होगा ये आपको याद रहना चाहिए, वरना आपको मसले होंगे। ठीक है, इस चीज को जो आप देख रहे हैं मैं खुद याद नहीं रख रहा। आप index.js में आए, यहाँ पे यकीनन मैंने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर इंपोर्ट किया है। मैंने क्या इंपोर्ट किया है, वो कौन सी इंपोर्ट है, ये कौन सी इंपोर्ट है, नेम्ड इंपोर्ट है। इसमें डिफॉल्ट कौन सी होती है, इधर आगे 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 ये तो है गड़बड़ी है। उधर भाई देख, ये जिसके ऊपर कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं और इसको हम कहते हैं नेम। नेम क्यों कहते हैं कि ये जो प्रोवाइडर है ना, ये एग्जैक्टली वही नाम है जो इसके अंदर इस्तेमाल हुआ हुआ था, तो हमने एग्जैक्टली उसको यहाँ पे लिख दिया। अगर आप तुम यहाँ पे एस लगा दोगे ना तो एरर आ जाएगा, तो इस नाम का वेरिएबल इसके अंदर मौजूद नहीं है। इस वजह से हम क्या कहते हैं, नेम एक्सपोर्ट, क्योंकि बाय नेम है। ठीक है, एक होती है बाय, क्या होता है बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पे अगर मैं एस भी लगा देता हूँ ना तो उसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि जो यहाँ से डिफॉल्ट एक्सपोर्ट आ रही है वो मुझे कहाँ से करानी है, डिफॉल्ट में एक ही डिफॉल्ट होता है पूरे पेज पे, नेम एक से ज्यादा हो सकता है। अब यहाँ पे देखो ये मैंने डिफॉल्ट कीवर्ड यूज किया, तो मैंने क्या डिफॉल्ट किया, मैं आगे जाके इसको एबीसी कॉन्टेक्स्ट लिख दूँ, ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिख दूँ, तो उसको पता है कि डिफॉल्ट में कौन सा वाला मांग रहा हूँ, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, नहीं मेरे का सच में यूरोप जाएगा ये, तो भाई चलो इसको अब हम यूज करते हैं। तो बहुत सिंपल तरीका है, हम इधर आए, ठीक है। आप एक चीज देख रहे हो, ये आपका ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई है, किसको रैप कर रहा है, बेसिकली यहाँ पे स्टोर को रैप कर रहा है, बेसिकली प्रोवाइडर जो है थोड़ा सा डिफरेंट इसका सिंटैक्स है, ये app.js को रैप कर रहा है। इसको हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट डेटा कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। अब मजे की बात है, वहां से मैंने जो एक्सपोर्ट किया था उसको क्या नाम था, इसका नाम क्या था, कस्टम कॉन्टेक्स्ट। और मैं यहाँ पे क्या लिख रहा, क्यों, क्योंकि ये डिफॉल्ट है, और डिफॉल्ट में मेरी मर्जी में जो लिखूं। ये बात यहाँ पे भी आपको पता लग रही है, कौन सा एक्सपोर्ट हुआ है, डिफॉल्ट, ठीक है। तो अब ये मेरे पास आ गया। अब मैं बेसिकली क्या करूंगा, यहाँ पर इसको
देखो मैंने जो ये ऐप है, अच्छा इसको मिटा देते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। ये जो ऐप कंपोनेंट है, हमारे जितने भी दूसरे चाइल्ड कंपोनेंट है वो कहाँ है? ऐप कंपोनेंट। लेकिन अब ये ऐप कंपोनेंट किसका चाइल्ड है? इस कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट का। इसका मतलब है कि ऐप कंपोनेंट के अंदर जितने भी चाइल्ड है वो इसके ऑटोमेटिक चाइल्ड बन चुके हैं। तो ये जो आप इधर देख रहे हैं ना, ये चिल्ड्रन है, ये कहां से आ रहा है? ये यहां से आ रहा है, सही है। अब आप इसी प्रोजेक्ट पे अगर आप किसी जगह जाएंगे, आई थिंक लॉगिन्स में हुआ हुआ है, तो अब यहां पे आप देख रहे हैं कि ये क्या इस्तेमाल कर रहा है? यूज कॉन्टेक्स्ट। मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर आप इसको गूगल से भी देखना चाहें आप देख सकते हैं, आप किसी प्रोजेक्ट को फॉलो कर लें, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों जगह पे आपके पास चीज एक ही है, ठीक है। अब यहां से हम इसको क्या कह रहे हैं? ये कौन सी है? नेम्ड है। इसका मतलब है कि जो हमने इंडेक्स डॉट जेएस में इस्तेमाल की ऐप डॉट जेएस को रैप करने के लिए, वो हमारा कंपोनेंट था जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हुआ हुआ था, और जो हमने रूट टेक्स्ट में एक वेरिएबल बनाया था वो हमने वहां पे इस्तेमाल किया। सर्च के लिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, बेसिकली इसको कॉपी नहीं करते, बुरी बात। हम नेव बार डॉट जेएस में आते हैं, कभी हम प्रॉप्स इस्तेमाल नहीं करते। अब मजे की बात है कि मुझे यहाँ से रिमूव करना होगा ये, लेआउट में आए, इसको हटा दिया, ठीक है। तो हम डायरेक्टली नेव बार में आए, और नेव बार में आके हमने सबसे पहले इंपोर्ट, अब याद रहे हमें इसका जो नाम है वो एग्जैक्ट सेम कॉपी करना है, क्योंकि ये कौन सी इंपोर्ट है? नेम। तो इसका नाम क्या है? ये एग्जैक्टली इक्वल, यहाँ पे और कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा फ्रॉम ठीक है। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, बल्कि यहाँ पे हम डायरेक्टली देख सकते हैं, उधर रिएक्ट लाइब्रेरी से हमारे पास आएगा यूज कॉन्टेक्स्ट, और नेव बार में अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारा ऑथ, सेट ऑफ सेट ऑफ यूज कॉन्टेक्स्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। पहले तो हम ये करा लेते हैं कि यार हम इसको कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं, और हम लोग जाते हैं अपनी हमारी ऐप का आगे, तो हमारे पास एक एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है? कांट रिजॉल्व। तो हम देखते हैं, हम देखते हैं हमारे पास क्या इशू आ रहा है। तो वो यहाँ पे एरर दे रहा है कांट रिजॉल्व यस, लेकिन हमने इंस्टॉल नहीं किया था इस एप्लीकेशन में। एक मिनट, तो हम इसको इंस्टॉल करके दे दें, शायद इस एप्लीकेशन में हमने नहीं किया था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, npm इंस्टॉल माइनस माइनस सेव एक्शियस, तो हमारा एक्शियस डाउनलोड हो चुका है। अब हम इस ऐप को दोबारा चलाते हैं।
अभी काम करते हैं, कल हम प्रैक्टिस क्लास करते हैं, जब समझ जाते हैं। कल हम प्रैक्टिस क्लास करते हैं। ये जो काम हमने किया है अभी तक का, जिसमें हम लोगों ने एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई है, एक टिपिकल नेविगेशन बार, एक टिपिकल फुटर, और इसके बीच में अभी जो अभी मैं काम करने जा रहा हूँ, बेसिकली मैं करना ये चाह रहा था कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू डेटा एपीआई से मंगवाया जाए और उसमें उसके थ्रू हम लोग डेटा जो है अपने कंपोनेंट्स में इंपोर्ट करा के और उसके पास बना दें। सही है। तो एक टिपिकल जो बड़ी एप्लीकेशन होती है, ये उसका आर्किटेक्चर है। तो बड़ी एप्लीकेशन बनाई ऐसी जाती है। तो जो उसका एपीआई का डेटा है वो कहाँ आता है? कॉन्टेक्स्ट में, और वो इंपोर्ट हो रहा होता है अपने किसी भी कंपोनेंट में और उसको यूज किया जाता है। क्योंकि अब देखिए वही मसला है कि जो आपकी एपीआई है वो थोड़ा टाइम लेती है। ठीक है। तो मसला ये होता है कि जब तक यूजर दूसरे पेजेस देख रहा है तो ये एपीआई वाला डेटा है वो तब तक डाउनलोड हो जाए। मुझे पहले क्या उसको बोलेंगे अपने घर जाए, देखो हमें परेशान ना करो। हाँ देखिए क्या हो रहा है, ये डेटा कहाँ से पेस्ट हो रहा है और ये एपीआई हमने कहाँ बनाई है? बेसिकली ये मुझे देना ये चाहिए, रिस्पॉन्स डॉट डेटा भेजना चाहिए। इसको अभी डिस्कस करते हैं। वो हैंग हो गया है, वो प्रोसेसिंग में हैंग हो गया है। क्यों? देखिए वो बार बार एपीआई को कॉल कर रहा है और वो, हाँ, वो बिल्कुल प्रोसेसर जो है इसका ढीला पड़ गया है। वही मसला देखो सीपीयू में क्या दिखा रहा है? 100%। रैम क्या दिखा रहा है? ऑलमोस्ट 100%। तो बेसिकली सीपीयू की वजह से आपके कंप्यूटर जो है वो बिल्कुल ही है। उसकी बैठने की वजह क्या है? इसमें एपीआई बार बार कॉल हो रही है, तो दोबारा उसको जब प्रोसेसिंग करवा रहे हैं ना, उसकी वजह से ये मसला पड़ी है। ये इशू है कि बार क्यों करा, किसी को समझ आ रही है? भाई जवाब सही है, जो मेहमान ने दिया। देखिए मसला क्या हो रहा है, हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया, ये हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया, मैंने क्या कहा कि कॉन्टेक्स्ट क्या है? एक सिंपल कंपोनेंट है जिससे सारे दूसरे कंपोनेंट डेटा लेते हैं। ठीक है, ये लेकिन है तो कंपोनेंट, और इसमें सारे रूल्स कंपोनेंट वाले ही चलेंगे। वो क्या रहा है कि ये कंपोनेंट चल गया, ठीक है। अब ये क्या है? एसिंक्रोनस। ये इसके पास डेटा थोड़ी देर के बाद आएगा जब एपीआई से डेटा आ जाए। अब जब इसमें एपीआई से डेटा आ रहा है तो क्या कॉल हो रहा है? सेट ऑथ। जब सेट ऑथ कॉल हुआ
तो यूज स्टेट का वेरिएबल बदल गया। तो यूज स्टेट का वेरिएबल बदलता है तो आपका जो रिएक्ट कंपोनेंट है, यूज स्टेट उसको कहता है कि रीलोड करो, क्योंकि मेरे पास कुछ डेटा था जो चेंज हुआ। तो क्या हुआ कि डेटा दोबारा चेंज हो गया। अब दोबारा डेटा चेंज हो गया, दोबारा यूज स्टेट की वैल्यू क्या बन गई, अब उसके बाद दोबारा जाके उसने किसको कॉल कर दिया, एपीआई को। एपीआई ने फिर इस वेरिएबल को क्या सेट कर दिया, रिस्पॉन्स टू डेटा। लेकिन फिर यूज स्टेट ने उसको बोला कि यार मेरे पास कुछ डेटा था जो बदल गया है, दोबारा चला। तो ये फिर दोबारा रीट्रिगर हो रहा है, इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट लूप। ये किसमें फंस गया है, इनफाइनाइट लूप। अब ये ना खत्म होने वाले लूप में फंस गया। क्यों, क्योंकि ये इसको कह रहे चेंज करो, ये फिर इसको दोबारा चेंज कर देगा, फिर ये इसको कह रहे चेंज करो, ये आपस में फटा रहे हैं। वो इतना तेजी से हो रहा है कि उसको रिमूव कर दे रहा है। क्योंकि इसका हल क्या है, इसका हल है एक और अच्छा तो अभी हमने यूज इफेक्ट हमने मंगाया। अब ये इस काम के लिए हम यूज इफेक्ट इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली। देखते हैं यूज इफेक्ट को हम कैसे कॉल कराते हैं। अब ये जो एपीआई है इसको हम कहते हैं कि यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट एक फंक्शन लेता है, इस फंक्शन में ये वाला जो हमारा फंक्शन है ये हम चलाएंगे। लेकिन हम इसको क्या कब चलाना है, सिर्फ एक बार। तो हम यहाँ पे क्या दे देते हैं, एम्प्टी एरे। अगर आप इसको गौर से देखें तो बेसिकली ये ऐसे है, ठीक है। तो यूज इफेक्ट क्या क्या लेता है, दो आपके आर्ग्यूमेंट्स वो लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट आपसे पूछता है, दूसरे आर्ग्यूमेंट में वो पूछता है कि मुझे किसको वॉच करना है, मुझे वेरिएबल को मुझे भेजना है। आप उसके यहाँ पे कोई भी वेरिएबल मत देंगे जैसे वॉच, तो यूज इफेक्ट हर उस बार चलेगा जब वॉच बदलेगा। सही है, इसका यूज कहाँ करना है ये आप लोग के ऊपर। तो फर्ज करें कि आपके पास एक डेटा बेस है, एक फंक्शन बनाया रहा है कि भाई ये उसका कुछ डेटा चेंज होगा, तो ये वाला जो फंक्शन है वो डेटा बेस उठा के लाएगा। अब आपने यूज इफेक्ट में ये लगाया हुआ है कि भाई डेटा बेस का जो वेरिएबल है अगर इसमें डेटा चेंज हो तो इस फंक्शन को यूज इफेक्ट यहाँ पे आप इसको कोई वेरिएबल भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको ऑथ भी दे सकता हूँ जो कि ऊपर हमारा वेरिएबल है। लेकिन अगर आपको इसको बस एक दफा चलाना है, इसका सिंपल तरीका क्या है, इसको कुछ भी ना दें और अपना फंक्शन यहाँ डिफाइन कर दें, ठीक है। इसको हम दोबारा चेक करते हैं। बाद सेंस पे जाते हैं, स्टोरेज के डेवलपर्स की गलती हुई है। अलग अलग रीजन होते हैं। इनफाइनाइट लूप एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं पे आपको जो कोई फंक्शन होता है ज्यादातर ये फंक्शन जो है कॉल बैक फंक्शन। अच्छा कॉल बैक जो मैं बार बार नाम ले रहा हूँ किसी को पल्ले पड़ रहा है क्या, क्या नहीं कंटिन्यूअस नहीं, वो तो इनफाइनाइट लूप की डेफिनेशन है। देखेंगे वो एक दफा कॉल हुआ। अब आपने क्या क्या इस्तेमाल किया है, यूज स्टेट इस्तेमाल कर लिया। यूज स्टेट आपने क्यों इस्तेमाल किया, कि डेटा जब मेरे पास कहां से आए हो जाए यूज स्टेट में। अब आपको पता है कि अगर मैं यूज स्टेट नहीं कराता, अगर कोई भी वेरिएबल लिखता और उसके बाद में चेंज कराता वो चेंज नहीं होता, कोई भी कंपोनेंट नहीं था, मैं बार बार कर लिया। तो हम उसके क्या इस्तेमाल करते हैं,
यूज स्टेटमेंट। तो जब भी हमें वेरिएबल को चेंज कराना होता है तो हम क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, यूज स्टेटमेंट। यूज स्टेटमेंट की पहली वैल्यू क्या है, हेलो वर्ल्ड। अगर हम पीछे जाके देखें, ये रहा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद ये वाला फंक्शन चला, ठीक है। तो पता ये बात है कि ये फंक्शन नीचे चल गया था, ये फंक्शन थोड़ी देर के बाद इसका रिप्लाई आया है, क्योंकि हमेशा एपीआई थोड़ा डिले के बाद आता है। क्योंकि इसको जरा सोचे कि ये इसके सर्वर पे गया, इसको कहा कि मुझे डेटा चाहिए, वहां से सर्वर ने अपने डेटाबेस से डेटा उठाया, आपको फॉरवर्ड किया, इसने आके इस वेरिएबल में, रिस्पॉन्स के वेरिएबल में सेव कराया। तो इसमें कुछ टाइम लगा, ये कुछ टाइम लगा। उसके बाद ये वाला फंक्शन चलाया, ये सेट ऑफ कहां से आया, तो ये वैल्यू हेलो वर्ल्ड से चेंज होकर क्या होगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, और रिस्पॉन्स डॉट डेटा आपके पास ये रहा, सही है, बता रहे। अब ये हमारे पास डेटा आ गया। तो जैसे कि आपको मैंने कहा कि आप ऐसे शुरू में डेटा मंगवा लेंगे, ठीक है। अब आपके पास एरे सेव हो चुकी है, अब आप इसको जैसे भी इस्तेमाल करें, ठीक है। अब आप आइडियली इस पर फिल्टर की कमांड लगाएंगे, डेटा डॉट फिल्टर। डेटा डॉट फिल्टर को जब आप लगाएंगे तो उसके अंदर जैसे मैंने बताया कि आप स्टार्स वेट को यूज करें और उसको लोअर केस जरूर करें, यूजर के रिप्लाई को भी और अपने स्ट्रिंग वैल्यू को भी, और उसको स्टार्ट वेट लगा दें और उसको देखेंगे भाई कैसे हो जाता है, ठीक है। अगर इसको आपको और थोड़ा पावरफुल बनाना है ना, तो और ज्यादा पावरफुल बनाना है तो आप गूगल पे लिखिएगा रेजेक्स जावास्क्रिप्ट रेजेक्स, तो ये थोड़ा पावरफुल चीज है। ये आपके पूरे के पूरे पैटर्न यूज होती है किसी भी तरह से। अब जैसे कि अब मेरे पास कोई डेटा लिखा हुआ है, पाइथन में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। प्रोजेक्ट में क्या होता है कि देखें, हम किसी चीज जगह से डेटा उठाते हैं, उस डेटा में फोन नंबर, उसके घर का एड्रेस, उस बंदे का नाम एक साथ लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे उसका फोन नंबर चाहिए। फोन नंबर मुझे पता है कि क्या होगा, नंबर्स देंगे। मैं रेजेक्ट्स में एक कंडीशन बना सकता हूँ कि जब भी तुम्हें नंबर्स मिले, दो या दो से ज्यादा नंबर एक साथ लिखे हुए मिले, तो उस स्ट्रिंग में से निकाल लो, ठीक है, कहीं भी लिखे हुए हैं। रेजेक्ट्स इसके लिए इस्तेमाल होता है, रेजेक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं इस काम के लिए। वो दिख रहा है आपको, आपसे हाँ, कौन सा पूरा कार्ड हो गया। देखिए यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखी है विजिट W3 स्कूल, आपने इसको सर्च के लिए क्या दिया है, स्कूल। ये आपको क्या बता रहा है, स्ट्रिंग है, उसका कैरेक्टर नंबर बता रहे हैं कि यहाँ पे पड़ा हुआ है। सर्च कीजिएगा, इसकी पावर क्या है कि अगर आपका टाइटल है ओरिजिनल आईफोन, अब आपका यूजर टाइप करता है सिर्फ एप्पल, ठीक है। अब स्टार्ट से काफी रहेगा, इसकी वजह क्या है कि पहले क्या लिखा हुआ है ओरिजिनल, ये तो मसला है, लेकिन वहां पे एप्पल तो मौजूद है। तो आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, रेजेक्ट्स। रेजेक्ट्स का एक फंक्शन है टेक्स्ट और सर्च, इसको आप सर्च कीजिएगा, बहुत गूगल पे बहुत आपको स्निपेट्स मिल जाएंगे, बहुत इजी है। जावास्क्रिप्ट रेजेक्ट्स सर्च कर लीजिएगा, तो आपको ये जो है ये अगेन इस्तेमाल नहीं होगा डेटा डॉट फिल्टर के अंदर। पहले आपका लगा रहे थे डॉट स्टार्ट में, अब आपका लगाएंगे रेजेक्ट्स का डॉट सर्च। तो अगर ये उसको मिल जाता है तो क्या दे देगा, तो आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स देगा, कोई जैसे एड आ गया। अब इसको हम थोड़ा क्या नहीं इनको नहीं करना पता, इसका वो है नेटिव है, हर लैंग्वेज का अपना नेटिव होता है, पाइथन में भी नेटिव है। अब चलो मैं लिख देता हूँ
और मैं इसको कर देता हूँ सर्च। तो आपके पास रिप्लाई देने क्या है? अब मैंने टेक्स्ट पर सर्च किया, नहीं कुछ भी, तो मेरे पास रिप्लाई क्या आया? -1। तो आप सर्च करा लें, आप कंडीशन लगा लें कि जब मेरे पास रिस्पॉन्स -1 आ जाए, इसका मतलब मुझे वो प्रोडक्ट में, वो टाइटल में ये नाम कहीं भी नहीं मिला। तो रिटर्न क्या करवा दें? false। ये कोई भी नंबर आ जाए, मतलब -1 ना हो, फिर बाकी कोई एल्स जाएंगे, एल्स लगा दे, तो आपका बहुत पावरफुल फिल्टर फंक्शन बन जाएगा। अगले आपके जो प्रोफेसर है, जो भी है, वो भी परेशान हो जाएगा क्या किया तुमने। इसमें बहुत लेवल पे, टॉप लेवल पे सभी लगाइएगा, तो दूसरी ये तो बड़ी बात है। आपको सर्च फंक्शन बनाएंगे, दे दिया है, हैकिंग बढ़ाइए, वो दी है फिर भी बढ़ा रहे। क्या पढ़ा है फिर नोट जैसे? ये तो गलत है, ऐसे तो मुझे भी लग रहा है। तो अच्छा, ये आप लोगों के लिए इनका इनका यूज केस था, इनको ये काम करना था आप लोगों के लिए, एक तरह से एक्स्ट्रा चीज आपको पता लग गई है। देखिए यही चीज है सबसे सबसे, देखें उधर फायदा क्या होता है, आपको कोई काम है, कोई यूज केस है, आप उसके चक्कर में बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। समझ रहे? अब मुझे नहीं पता था कि ये आज मुझे ये पता था कि हमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई और बुक्स पढ़ना है। मैं सोच रहा था आपको सिंपल सिंपल डेटा मंगवाऊंगा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई सेव करूंगा और आगे आपको फॉर्म लगा दूंगा। उन्होंने आके मुझे बताया कि ये मुझे चीज ऐसे करनी है, तो मैंने उनका यूज केस दिमाग में रखते हुए पूरा प्रोग्राम बनाया। मैं एपीआई से डेटा कॉल करवा रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट एपीआई में, मैं वो कॉन्टेक्स्ट एपीआई से मैंने कॉल कराया इसमें नेम बार। सही है? मैं आप लोगों के लिए डेटा कितना है, मैं इनको ये बता रहा था कि वो नेम बार में वो डेटा जमा होकर आ गया है, तो उसको क्या लगा दो, इजी फंक्शनैलिटी है, लेकिन बहुत जबरदस्त किस्म का काम है। क्या मुझे बोल बना सकते हैं ये उदाहरण एपीआई लिखते और मुझे जो होगा सोल्यूशन है, आप यूज स्टेट लगाएंगे तो बड़ा जबरदस्त बनेगा। हाँ, वो आप यूज स्टेट लगा लें, उसके आपने वो जो वैल्यू ली होगी ना, वो होगी इट आगे डॉट वैल्यू से आप डॉट ऑन चेंज लगाएं, ऑन चेंज में जो वैल्यू चेंज हो रही है वो आप यूज स्टेट में लें, यूज स्टेट में लेके आप वो उसको बार बार कॉल करवाएं, जिससे भी ये बार बार कॉल हो रहा था। थोड़ा सा वेबसाइट ऐसा लगेगा कि लैग कर रही है, लेकिन अच्छे प्रोसेसर पे होगी तो पता भी नहीं चलेगा। आप ए पी लिखेंगे नीचे से वो, क्योंकि वो पीछे से आपकी कंडीशन बेसिकली चेंज हो रही है, वो फंक्शन बार बार चल रहा है और नई नई एरे बना रहे हैं। आपने ए पी पी लिखा तो अब कंडीशन बदल गई, आप ए पी पी आ गया, पहले सिर्फ ए पी था, सर्च करेगा, अब किसी ने आई पी, तो जहां जहां उसको आईफोन में आई पी दिखेगा और सारी प्रॉब्लम उठा के आपको बेसिकली ये वाला काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप जेएस लिखते हैं, वो भी आ गया, मैं ये चाह रहा हूँ। अब जेएस देख रहे नीचे कैसे बदल रहा है, वो हर बार जब भी मैं इसमें ऑन चेंज आ रहा है सारा फंक्शन चला रहा है, फंक्शन से ऑन चेंज इसको कॉल करवाने टेक्स्ट बॉक्स पे, और उस ऑन चेंज में फंक्शन जो आप बनाओगे कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन जो आप बनाओगे उसके अंदर आप डिफाइन कर दोगे अपना फंक्शन डॉट फिल्टर वाला, वो दोबारा से डेटा नहीं बना के रिजल्ट आपको दे देगा। आप एक ड्रॉप डाउन देख लें, बूटस्ट्रैप का कोई ड्रॉप डाउन देख लें, और उस बूटस्ट्रैप का जो ड्रॉप डाउन की जो वैल्यूज है वो डॉट मैथ से बनवा दें, एक यूज स्टेट की वैल्यू बनाए, उसके अंदर एक एरे है, वो एरे जो है काम कर दें डॉट मैथ के फंक्शन को। तो थोड़ा सोचिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। अच्छा, उसको बोला इस्तेमाल नहीं, भैया ने ऊपर किया है,
कुछ ही किया बहुत वापस हो गए। अभी देखो उन लोगों को बेचारों को क्या किया है इन लोगों ने, वीडियो दिखा के बोला है कि सही का पूरा फंक्शन बना। ये तो वही कोई हार्वर्ड का स्टूडेंट होगा ना, वो भी वैसे नहीं कर पाएगा। जब आप किसी को आमने सामने दिखा के कोई चीज बात बताते हो तो उसमें और बोल देने में वीडियो देख लो कर लेना। अब देखो ना प्रॉब्लम क्या है। अब आपको जो मैंने नोट जेएस बोली है ना, आपको नोट जेएस पहले तो चलाने में मसला होगा। नोट जेएस चलानी कैसे कैसे चलानी है, उसका कोड कैसे डिफाइन करना है। अब ये इश्यूज है, पता नहीं मुझे लग रहा है पहले हफ्ते में निकाल देंगे, मैंने असाइनमेंट नहीं दिया है। चल रही है। अच्छा यहाँ ध्यान दें, एक सवाल आ रहा है कॉल बैक फंक्शन का। 50 दफा अच्छी क्लास में नाम भी है, लेकिन अभी मुझे रियलाइज हुआ है आपकी शक्ल देख के आपको पता ही नहीं है कौन सा होता क्या। ठीक है, आई विल कॉल यू बैक। ठीक है, तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट सेम है, विल कॉल यू बैक। सही है। देखिए होता क्या है, आप फंक्शन बनाते हैं, इस फंक्शन का नाम लिखते हैं मेन फंक्शन, नहीं बल्कि इसको देते हैं कंपनी और जॉब। ठीक है, क्या करते हो आप इस फंक्शन को कॉल करते हो, फंक्शन को कॉल करते हो। लेकिन ये एक आपसे फंक्शन शिफ्ट दबा के एंटर फिर नीचे आएगा, वरना एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, हाँ एंटर हो जाएगा। हाँ वही ये तो कुछ समय अच्छा, इस फंक्शन को जरा आप फंक्शन समझ आ रहा है, फंक्शन क्या कहते हैं। ये एक कंपनी है जो आप उसको रिक्वेस्ट करते हैं, उस कंपनी को कॉल करते हैं। ठीक है, इस कंपनी का नाम क्या है, कंपनी और जॉब। ठीक है, तो अब वो क्या मांग रही है, फंक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट में क्या मांग रहे हैं, बड़ी से बात यहाँ पे वो पर्ची पे
ये कैसे पता लगा कि वो फंक्शन है? नहीं, यहां से देख के बताओ। आर्गुमेंट आ रहा है, तो आर्गुमेंट आ गया। आर्गुमेंट को यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ, इधर आ रहा हूँ। इसका मतलब है कि एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को क्या करवा रहा हूँ, कॉल करा रहा हूँ। इसको हम कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। ये ऐसा फंक्शन होता है जो डायरेक्टली आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कराते, उसको बनाते इसलिए हो कि वो कोई किसी और फंक्शन के अंदर चलेगा। इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉल बैक फंक्शन। तो ये ज्यादातर आप इसको कैसे देखते हो, ज्यादातर जो आपको दिखता है ये ऐसे दिखता है, जैसे कि आपने लिखा है एक्सियस डॉट, ये फंक्शन जो है ये कॉल बैक फंक्शन है। उसकी वजह क्या है, तो जो इसका पैरामीटर है वो क्या रिसीव करता है, कॉल फंक्शन। ये वाला जो फंक्शन है ये आप अलग से भी बना सकते हो। इसका मतलब है कि आप इधर लिख सकते हो फंक्शन फॉर रिस्पॉन्स, ठीक है। तो मुझे मिलेगा रिस्पॉन्स, मैं इसको कहता हूं कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है। ये बिल्कुल वही फंक्शन है जो हम यहाँ पे एक्सियोस डॉट गेट कर रहे थे, और यहाँ पे हम लोग उसको दे रहे थे कोई यूआरएल, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, डॉट देन, और यहाँ पे हम उसको दे देंगे फॉर रिस्पॉन्स। ये सेम काम है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगता है, क्योंकि मैं यहाँ पे नॉर्मल क्या इस्तेमाल करता हूँ, सही है। इस तरीके से भी कर सकते हो। ये फंक्शन आपने लिखा कहीं और है, लेकिन आप इस फंक्शन को आपने डायरेक्टली कॉल नहीं करता, इस फंक्शन को कहाँ दूंगा, किसी और फंक्शन में। तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, कॉल बैक फंक्शन। कुछ फंक्शन कॉल नहीं होता, इसको कॉल करना है, तो ये फंक्शन कहलाता है कॉल बैक फंक्शन। आपको ये नॉर्मली इतना खूबसूरत नहीं दिखता, इसकी खूबसूरती ना होने की वजह क्या है कि हम जल्दी जल्दी में यहाँ पे हमेशा क्या लिख देते हैं, एरो फंक्शन, और यहाँ पे हम लिखते हैं रिस्पॉन्स, और यहाँ पे हम लिख देते हैं रिस्पॉन्स डॉट डेटा। लेकिन ये आप तब आएंगे जब आप जावास्क्रिप्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेंगे, और आप एक चीज को देख के समझ जाएंगे कि ये क्या है, हमारा कॉल बैक फंक्शन है। अगर आपको मामला हल्के रखने और अपना दिमाग सही जगह पे रखना है, तो आप पहले इस तरह के फंक्शंस बनाएं, सादे सादे, और इसको आप पास करवाएं बिल्कुल सादगी के साथ। हाँ, यहाँ पर मैंने फॉर रिस्पॉन्स से पूरा फंक्शन पास करवा दिया, बात समझ आ रही है। तो अब वो वाला फंक्शन, इस फंक्शन को कौन चलाएगा, तो डॉट देन वाला फंक्शन, ये इसकी जिम्मेदारी है इसको कॉल करना। अगर यूजर आएंगे तब ये कॉल क्या, वहां से डेटा मिलेगा फिर ये कॉल होगा। हाँ, वो तो उसका खुद का फंक्शन है। अब वही है कि फॉर रिस्पॉन्स, जाहिर सी बात है फेलियर के लिए भी हो रहा है, तो फंक्शन फॉर फेलियर में रिस्पॉन्स टू कंसोल लॉग देयर इज एन एरर, ठीक है। अब ये फंक्शन कहां पे जाएगा, ये बेसिकली अब हमारे पास दो फंक्शन आ गए। अब यहाँ पे abc.com जो भी आपकी यूआरएल है, अब डॉट देन में आपके पास आएगा फॉर रिस्पॉन्स, और डॉट कैच में आपके पास आएगा फॉर फेलियर। अब आपने बेसिकली इसको बहुत वही है, आप इसको ऐसे ही लिखें तो भी सही, अलग फंक्शंस बना के अलग अलग उनके नाम वेरिएबल में इसको सेव करा के अगर आप काम करें, आपकी मर्जी। मैं इसको एक ही लाइन में सारा काम कर देता हूँ।
मैं यहाँ पे एरो फंक्शन बनाता हूँ, रिस्पॉन्स का भी फंक्शन में इसी के अंदर लिख देता हूँ, डॉट कैच का भी फंक्शन में इसी के अंदर लिख देता हूँ। ये मेरी चॉइस है, आप इसको अपनी तरफ से कैसे भी करके ये कर सकते हैं। वजह ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हो क्या है, ठीक है। और कॉल बैक फंक्शन का आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। तो ऐसा फंक्शन जिसको दूसरा फंक्शन कॉल करता है और हम उसको एज ए आर्गुमेंट पास करते हैं। ये फोर्थ एरिया भी कॉल बैक है, ये भी कॉल बैक इंटरचेंजेबल यूज है। हाँ, कॉल बैक ये आपका बेसिकली रिएक्ट था। हमें एक बात है, ठीक है, तो हमने रिएक्ट में क्या क्या पढ़ा? रिएक्ट क्या वीडियो बना नहीं 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 सर याद होगा ना रिकॉर्डिंग सर ऑडियो वीडियो जब स्टोरी लगा दो